सभी को नमस्कार। केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास। अब हम पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट अपना कंप्लीट हो चुका था और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में हम पढ़ेंगे आगे पिट्स इंडिया एक्ट। देखो अपना चल क्या रहा था, भारतीय संविधान का विकास चल रहा था, क्योंकि भारतीय संविधान का विकास होगा, इसके बाद में निर्माण होगा, निर्माण होने के बाद में हम भारतीय संविधान को डिटेल से पढ़ेंगे। हमने शुरुआत में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार वो मिल जाता है, चार्टर कि भारत के साथ वो व्यापार करेंगे। इसके बाद में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आता है, जहांगीर के दरबार में अनुमति नहीं मिलती है। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आता है और जहांगीर के दरबार में जहांगीर के द्वारा उनको अनुमति दे दी जाती है। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करना शुरू कर देती है। इसके बाद में जब यह मनमर्जी करने लग जाती है तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट भेजा जाता है, कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए कि यह मनमर्जी न करे। और रेगुलेटिंग एक्ट को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, आप उनको एक बार और डिटेल से देख लेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना और नियमित करना, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था, जो व्यापारिक कार्यों की निगरानी करेगा। इसी के साथ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, 3+1 न्यायाधीशों के तहत, ठीक है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। चल क्या रहा था, भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास, ठीक है, भारतीय संविधान का विकास एंड निर्माण, क्योंकि हम निर्माण भी आगे करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, देखो पिट्स इंडिया एक्ट आता कब है, 1784 में। ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में यह भेजा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। देखो ये पिट्स जो नाम पड़ा है वो ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटिश पीएम के नाम पर पड़ा है। ब्रिटिश पीएम विलियम पिट थे, विलियम पिट, उनके नाम पर लाया गया, पिट के नाम पर लाया गया, लाया गया, ठीक है। विलियम पिट के नाम पर पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्यों भेजा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, पहले रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया, हम उसके बारे में जान चुके हैं कि क्यों भेजा गया था रेगुलेटिंग एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्यों भेजा गया, इसलिए भेजा गया, इसका उद्देश्य क्या था, हम सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य पढ़ते हैं। देखो इसे इसलिए भेजा गया था क्योंकि जो कमियां रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रह गई थी, उन कमियों को यहां दूर करने के लिए, इसका मतलब रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना, ठीक है। उद्देश्य हमें समझ में आ गया कि जो कुछ कमियां रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई थी उसको यहां हम दूर करेंगे, इसलिए क्या भेजा गया, पिट्स इंडिया एक्ट। देखो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही किसका गठन किया गया, उसमें मैंने कहा था कि निर्देशन मंडल का गठन किया गया था, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, बोर्ड का, उस बोर्ड का व्यापारिक कार्यों की देखरेख करना। यहां पर जो गठन किया जाता है वो किया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसे कहेंगे नियंत्रक मंडल, नियंत्रक बोल दो या नियंत्रण बोल दो, है ना, नियंत्रक मंडल, ठीक है। नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या रखा गया, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हम रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़े थे, उसका मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक कार्यों पर निगरानी करना ईस्ट इंडिया कंपनी के। यहां पर इसका उद्देश्य क्या रखा गया, इसका उद्देश्य है EIC,
ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, वहां पर व्यापारिक थे, यहां पर राजनीतिक कार्यों की देखरेख करना या निगरानी करना, है ना। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रेगुलेटिंग एक्ट डिटेल से पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं विकास का, भारतीय संविधान के विकास का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है, जिसका कार्य होता है राजनीतिक कार्यों की देखरेख करना या ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर निगरानी रखना। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीति करना शुरू कर दी थी भारत में, तो अब समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इसलिए इसका गठन किया गया। देखो, और जो एक पिट्स इंडिया एक्ट में महत्वपूर्ण बात है वो है, सबसे महत्वपूर्ण वो है, पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट जब आया, इसमें पहली बार यह लिखा हुआ आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र है उन क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। जी हाँ, अब सोचो, कुछ दिनों पहले 1600 ईस्वी में इनको अधिकार मिलता है व्यापार, सिर्फ व्यापार करने का। ये कैसे तैसे करके व्यापार की अनुमति लेते हैं और आज शासन करना शुरू कर दिया भारत में, यहां तक आते आते। और शासन के साथ साथ अब भारतीय क्षेत्र को क्या कहने लग गए, ब्रिटिश क्षेत्र। देखो, पहली बार किसमें, पिट्स इंडिया एक्ट की बात हो रही है। पिट्स इंडिया एक्ट में लिख के आया था ये बात, पहली बार इस एक्ट में भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। मतलब कि जो क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी जहां शासन कर रही थी, ब्रिटिश सरकार जो शासन कर रही थी, यानी कि मैं कह दूं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को अब भारतीय न कहकर क्या कहने लगे, ब्रिटिश क्षेत्र, कि ये तो ब्रिटिश का क्षेत्र है। देखो, धीरे धीरे इन्होंने क्या से क्या कर दिया, व्यापार करने के लिए आए थे और अधिकार कर लिए। लेकिन चिंता मत करो, कुछ समय बाद में इनके अधिकार को भी हम वापस भेजेंगे और इनको भी वापस अपने घर भेजेंगे। पहली बार इस एक्ट में भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कहा गया, पूछा गया प्रश्न है ना। ठीक है, ये था पिट्स इंडिया एक्ट। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपना पिट्स इंडिया एक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलेंगे, संशोधनात्मक अधिनियम 1786, 1786। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे संशोधनात्मक अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में जो एक्ट भेजा जाता है वो है संशोधनात्मक, कुछ संशोधन करके भेजते हैं, संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम ये आता है 1786, 1786 में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया गया, इसमें जो गवर्नर जनरल था उसको सर्वशक्तिमान बना दिया गया। इस एक्ट में क्या किया गया, या इस अधिनियम में क्या किया गया, गवर्नर था जो गवर्नर जनरल था उसको सर्वशक्तिमान बना दिया गया। मतलब कि अनेक शक्तियां दी गई, सर्वशक्तिमान, है ना। बना दिया गया, अनेक शक्तियां प्रदान की गई। जैसे देखो, अब इस समय क्या था, इस समय 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस था। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसको सर्वशक्तिमान बनाया गया, अनेक शक्तियां दी गई। अब वो शक्तियां क्या थी, शक्तियां ये थी कि यह गवर्नर जो परिषद है, जो गवर्नर का जो परिषद होती है, गवर्नर परिषद के विरुद्ध निर्णय दे सकता था, के विरुद्ध
विट्टो की, है ना, निर्णय का मतलब विट्टो प्रदान किया गया, गवर्नर परिषद के विरुद्ध विट्टो प्रदान किया गया, विट्टो की शक्ति, अधिकार प्रदान किया गया। इसका मतलब कोई गवर्नर परिषद में यदि कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसे गवर्नर जनरल निरस्त कर सकता है, विट्टो का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल साफ मना कर सकता है यदि कोई अधिनियम, कोई भी बात या कोई भी विधि लागू की जाती है गवर्नर परिषद के द्वारा, तो यदि गवर्नर जनरल को अच्छा नहीं लगे, सही नहीं लगे वो विधि, वो कानून, तो वह निरस्त कर सकता है। क्या दिया गया? विट्टो का अधिकार, पहली बार। ठीक है। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसको तीनों सेनाओं का सेनापति बनाया गया। कहां, कौन से अधिनियम में? इस अधिनियम में, तीनों सेनाओं का सेनापति। इसका मतलब शक्तियां तो बहुत मिली है, इसीलिए तो इस एक्ट को क्या कहा गया? गवर्नर जनरल की अनेक शक्तियां प्रदान करने वाला एक्ट। तीनों सेनाओं का सेनापति, तीनों सेनाओं के सेनापति बनाया गया और गवर्नर परिषद के विरुद्ध निर्णय देने का अधिकार भी दिया गया। इसलिए अनेक शक्तियां प्रदान करने वाला एक्ट था। कहा जाता है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जो गवर्नर जनरल को सर्वशक्तिमान बनाया। सर्वशक्ति, देखो यहां पर सर्वशक्तिमान, गवर्नर परिषद के विरुद्ध अधिकार दे सकता है, विट्टो का अधिकार दिया गया, तीनों सेनाओं का सेनापति बनाया गया। इसका मतलब संशोधनात्मक अधिनियम 1786। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे। चार्टर एक्ट 1893, 1793 सॉरी 1793 में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलेंगे। अब देखो, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये बात वहां भी हुई थी कि हम यदि कोई चार्टर एक्ट प्रदान करेंगे, भेजेंगे भारत, तो वो 20 वर्ष बाद भेजेंगे। तो 1773 में यदि कोई चार्टर एक्ट आता है, वो सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें ये चर्चाएं हो गई, तो उसके 20 वर्ष बाद कब? 1793 में होगा, 73 से 93। ठीक है। तो आता क्या है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा जाता है चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, 1793। ठीक है। क्या भेजा गया? चार्टर एक्ट। कहां भेजा गया? भारत। अब देखो, इस चार्टर एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने क्या लिख के भेजा? इसमें भेजा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश सरकार कह रही है चार्टर एक्ट 1793 में, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार है, व्यापारिक अधिकारों को, व्यापार कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापार के साथ साथ शासन भी कर रही है। अब ब्रिटिश सरकार चार्टर एक्ट 1793 में क्या कह रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को? कि आपके हम व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिया गया। व्यापारिक कार्यों को कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। कौन से एक्ट में? चार्टर एक्ट 1793 में। अब यदि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का एक लाइसेंस मिल गया, और कि अब 20 वर्षों तक आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, आप मस्ती से व्यापार करो, तो पावर मिली कि नहीं मिली? पावर मिल गई ना ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसीलिए चार्टर एक्ट 1793 को पावर एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट को पावर एक्ट, है ना, पावर एक्ट के नाम से जाना जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यहां ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है, इसे पावर एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब जब 20 वर्षों का अधिनियम मिल गया, तो अब जो चर्चाएं होगी वो 20 वर्ष बाद होगी। अर्थात यदि 1793 20 वर्ष जोड़ते हैं तो 1813। ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 का हम पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब आता है चार्टर एक्ट
1813। अब 1813 में चार्टर एक्ट भेजा जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब कि वो भारत आ रहा है ये चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या कहा जाता है, अब ब्रिटिश सरकार को 20 वर्ष, जब 20 वर्ष का लाइसेंस मिला था 1793, तो ईस्ट इंडिया कंपनी दादागिरी शुरू कर दी थी। तो अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये संभव नहीं है, अब समस्याएं बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या किया, अब यहां पर इस एक्ट में, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट में ऐसे लिखेंगे अपन, इस एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। किन किन को छोड़कर, चीन के साथ व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, अभी तक उसको समाप्त नहीं किया। और भारत में चाय के व्यापार पर भी एकाधिकार अभी किसका रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को, बाकी और सबको समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, दो को छोड़कर। इसका मतलब पूर्ण एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ है यहां पर, इसका मतलब पूर्ण एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ, सिर्फ एकाधिकार का मतलब दो को छोड़कर, है ना, दो को छोड़कर। वो दो क्या क्या थे, नंबर 1 में लिखेंगे चीन के साथ व्यापार। अभी भी चीन में जो व्यापार हो रहा है, क्योंकि चीन अपने बाद में स्वतंत्र होता है 1949 में, चीन में जब साम्यवादी क्रांति होती है उसके बाद में चीन अस्तित्व में आता है, अपने बाद में, वो हम आगे चर्चाएं करेंगे जब हम विदेश नीति पढ़ेंगे। चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार अभी भी कौन कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो भी क्या, सिर्फ अकेली, ठीक है। और जो नंबर 2 पे है वो है चाय का व्यापार। भारत में चाय का व्यापार, अभी भी चाय का व्यापार तो सिर्फ और सिर्फ कौन कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही है, चाय का व्यापार, ठीक है। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्ण एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया, क्योंकि यहां पर दो को अभी तक पूरा अधिकार किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका, चीन के साथ व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। भारत में चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, और कोई नहीं करेगा। इसका मतलब और जो व्यापार हो रहा है उसमें और नए एंट्री हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अब एकाधिकार का मतलब हो गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं और लोग भी व्यापार कर सकते हैं। और इसी एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत ही जो ब्रिटिश ईसाई मिशनरीज थे, जो ब्रिटिश ईसाई थे, उनको भी भारत के साथ क्या किया गया, व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत ही ब्रिटिश, क्योंकि एकाधिकार समाप्त कर दिया, अब और भी लोग व्यापार करेंगे। इस पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब और लोग भी आएंगे। तो और लोग कौन आ रहे हैं, इस एक्ट के तहत ही ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों, ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया, ठीक है। एकाधिकार को समाप्त करके ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों को भी क्या दिया गया, व्यापार करने का अधिकार दिया गया। और जो ये अधिकार दिया गया ईसाइयों को, इसे कहा गया पवित्र खंड नीति। एक बार प्रश्न पूछा गया है, पवित्र खंड नीति के नाम से किसे जाना गया है, तो उसमें आया था ब्रिटिश ईसाइयों का भारत में व्यापार करना, है ना। इसे क्या कहा गया था, इसे पवित्र खंड नीति के नाम से जाना गया, नीति, या इसी को कह दे पवित्र खंड नीति, और इसी को कहते हैं खुले द्वार की नीति, है ना। ये द्वार खोल दिए गए थे, खुले द्वार की नीति का आगमन इसी एक्ट से माना गया 1813 से, है ना। पवित्र खंड नीति या खुले द्वार की नीति के
नाम से जाना गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 1813 का एक्ट हम पढ़ चुके हैं। इस पे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और किन किन को छोड़कर चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, अभी इन दोनों पर किसका अधिकार है? ईस्ट इंडिया कंपनी का है। और इसी एक्ट के तहत ब्रिटिश ईसाई जो मिशनरीज थे उनको भी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया, क्योंकि एकाधिकार को समाप्त किया गया तो कोई तो आएगा प्रतिस्पर्धा में। तो प्रतिस्पर्धा में ब्रिटिश ईसाई मिशनरीज और भी बहुत कुछ आए, है ना, जो हमें महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़नी है। इसके बाद में जो ये इस ब्रिटिश ईसाई मिशनरीज को व्यापारिक अधिकार दिया गया उसे कहा गया पवित्र खंड नीति या खुले द्वार की नीति के नाम से जाना गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम 1813 से अब यहां फिर मैं कहूंगा कि इसके बाद में फिर से 20 वर्ष के लिए, है ना, यहां भी क्या किया गया, पहले 1793 में 20 वर्ष का अधिकार दिया गया था कि 20 वर्ष तक आप व्यापार करो। यहां भी फिर से 20 वर्षों के लिए या फिर 20 वर्षों के लिए अधिकार को बढ़ाया गया। अधिकारों को बढ़ाया गया, इसका मतलब फिर से 20 वर्ष का लाइसेंस मिल गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से 20 वर्षों का लाइसेंस मिल गया। अब 1813 से हम अगला जो चार्टर एक्ट पढ़ेंगे वो कब पढ़ेंगे? 1833 में। 1833 का चार्टर अधिनियम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, यदि नए हो तो शेयर किया करो और कहा करो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना चैनल केडी क्लासेज है, केडी क्लासेज के नाम से, है ना, अपना चैनल केडी क्लासेज 11। जैसे ही आप यूट्यूब पे जाकर केडी क्लासेज 11 लिखोगे तो आपको अपना यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक क्या करो। और आपका जो ये सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक है, इसी से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जय श्री राम, राधे राधे।